चलिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बाबू हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर उसमें आया रेजिस्टिविटी। क्या आया? रेजिस्टिविटी देखा हमने, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक है टेम्परेचर और एक है नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन भी डिराइव किया उसका, जो कि था R इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और ये रिलेशन किसके लिए भी आया? रेजिस्टिविटी के लिए भी आया। फिर हम लोगों ने, शायद ये लास्ट था, नहीं, सीरीज, पैरेलल, पावर, हीटिंग इफेक्ट, वो सब 10th के टॉपिक्स को हमने क्या किया? रिवाइज किया। आज आप ऐसा कह सकते हैं कि आज हम इस चैप्टर में कुछ नया पढ़ने की शुरुआत करेंगे। कुछ नया पढ़ने की शुरुआत करेंगे, और वो है कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। आज हम हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सबसे बड़े फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं, विच इज ओम्स लॉ। क्या हमने अभी तक ओम्स लॉ पढ़ा है या उसकी डेरिवेशन भी करी है? सिर्फ पढ़ा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। कई बच्चे कहते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I है, प्रोपोर्शनल का साइन क्या लगवाया? तो वो सब डेरिवेशन ही तो हो गई। नहीं, वो डेरिवेशन नहीं, वो तो लॉ। हमें प्रूफ करना होगा कि V I के भी क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो हम आज उस रास्ते पे हैं। उससे पहले दो डेरिवेशन आएंगी बीच में, और उससे पहले हमें सीखना होगा क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। कुछ नाम से समझ में आ रहा है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम से कुछ समझ में आ रहा हो? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V के नीचे D से। क्या होता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वेलोसिटी बाय विच चार्ज पार्टिकल drifts towards opposite terminal in a conductor। आपको ड्रिफ्ट का मतलब तो पता होगा। ड्रिफ्ट का मतलब रगड़ना। जैसे आपने ड्रिफ्ट रेस देखी है कभी? ड्रिफ्ट रेस में क्या होता है, बहुत हाई स्पीड पे उनको टर्न मारने पड़ते हैं और ड्रिफ्टिंग करते हुए मारने पड़ते हैं। क्या मारने पड़ते हैं? ड्रिफ्टिंग करते हैं। एक प्रकार से स्किड कह लो। स्किड का एक थोड़ा बेहतर वर्जन है क्या? ड्रिफ्ट। ऐसे ही आप मुझे बताओ, अगर एक चार्ज पार्टिकल कंडक्टर से होकर हुआ जा रहा है तो वो स्मूथली जा रहा होगा या ड्रिफ्ट करते हुए जा रहा होगा? तो आंसर है वो रगड़ता हुआ जाएगा, ड्रिफ्ट करता हुआ जाएगा, अटकता हुआ जाएगा। तभी तो क्या पैदा हुआ था? रेजिस्टेंस। तो एक चार्ज पार्टिकल अपने ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ, एक चार्ज पार्टिकल जब अपने ऑपोजिट टर्म, ऑब्वियस बात, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहां जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो कहां जाएगा? तो एक चार्ज पार्टिकल जब अपने ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करता हुआ जाता है तो उसकी एक वेलोसिटी होती है, और उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आसान भाषा में एक इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की वेलोसिटी को कहा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको ड्रिफ्ट क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्मूथली नहीं जाता होगा, वो रगड़ता होगा, टकराता होगा, एक ऑपोजिशन मिलता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं टाउ से। किससे? टाउ से। हमने आज तक कुछ और रिप्रेजेंट किया है क्या? हाँ, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है और इसको रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोला गया? टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या चार्ज पार्टिकल जाता है एक कंडक्टर के अंदर, दौड़ता है तो क्या टकराता है? अरे बोलो। अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर के अंदर जा रहा है, यहां टकराया, फिर यूं निकल गया, टकराया, फिर यूं चला गया। ठीक है, तो इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में कुछ टाइम होगा, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में भी कुछ टाइम होगा, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। आई होप आप समझ रहे हैं इसका नाम रिलैक्सेशन टाइम क्यों है, क्योंकि दो कोलिजन्स के बीच में ये टकराया नहीं,
रिलैक्स करता हुआ जा रहा था। टकराने के दो कोलिजन्स के बीच का समय, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का समय क्या कहलाया जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। अब अकल लगाओ, अगर मैं सारे रिलैक्सेशन टाइम को ऐड कर दूं तो टोटल टाइम मिल जाएगा ना मुझे? बोलो। ठीक है, दो डेफिनेशंस लिखी हुई है आपके पास यहां पे। पहली क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वेलोसिटी जिससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स ऑपोजिट टर्मिनल। मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं बार बार, लिख हम चार्ज रहे हैं, आपको भी समझना होगा, क्योंकि एक्चुअली में फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सेकंड में क्या लिखा हुआ रिलैक्सेशन टाइम में? टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम गैप, इसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पे अगर हम समझें कि कंडक्टर विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप एक आयरन की वायर इमेजिन करो, एक सिल्वर की वायर इमेजिन करो, एक कॉपर की वायर इमेजिन करो, क्या उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे बोलो। और क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होते हैं, एक जगह पे बैठे होते हैं? आंसर है दौड़ रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं इधर उधर। तो फिर भी करंट क्यों नहीं बनाते? फिर भी करंट क्यों नहीं बनाते? ये देखो, ये देखो भाई, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, आप मन में कॉपर सोच लो, और ये कॉपर के कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये फ्री हैं तो बिजली कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, और सबका कोई ना कोई रैंडम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो। इन सब इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई मकसद ही नहीं है जाने का, कहीं भी जाना चाह रहे हैं वहां जा रहे हैं, जाने जगह मिल रही है। एक बाल्टी पानी में पानी पड़ा हुआ है, पानी कहां जा रहा है? कहां जा रहा है बाबू? कहीं नहीं जा रहा, बाल्टी में। अब ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, कहां जा रहा है? बाल्टी में। अरे बोलो। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखूं तो उसके पानी के पार्टिकल इधर उधर भाग रहे होंगे, नहीं भाग रहे? भाग रहे होंगे, भाग रहे होंगे। ऐसे यहां पे भी हो रहा है। ओवरऑल देखो तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं नहीं जा पा रहे, क्योंकि इनके पास मकसद नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल जाके देखूंगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी जा रहे होंगे। और इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, जिसको हम u कह रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी, अभी 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 वो क्या होगी? शून्य होगी। एंड देयर इज नो करंट, बिकॉज देयर इज नो ओवरऑल मोशन। इट इज लाइक आप एक शादी के हॉल में हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं और लोग नीचे इधर उधर घूम रहे हैं, बस कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, 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 सब कहीं। लेकिन लेट अस से शादी में दुल्हन की एंट्री हो रही है, ठीक है, गाना आपको पता है कौन सा चल रहा होगा? एक ही गाना, हाँ ये देखो, अपनी शादी में भी चलवाया गए, एक ही गाना चलता है, दुल्हन आ रही है। अब क्या सब एक तरफ अट्रैक्शन आ गया ना, उनके जीवन में एक मकसद आ गया कि किसको देखना है? दुल्हन को देखना। तो सब दुल्हन को देखने के लिए एक तरफ चल पड़े। तो अब क्या बोल सकते हो कि फ्लो वन वे हुआ है? बोलो, फ्लो वन वे हुआ। या खाना खुल गया, ढक्कन खुल गए खाने के, तो फ्लो एक तरफ हो गया लोगों का। अरे बोलो यार। पहले रैंडम, अच्छा बाल्टी ना ऐसे उलड़ गई, तो क्या पानी बहने लग गया? अब ना उनके पास मकसद आ गया ना, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। पहले तो आपने रोक रखा था, बाल्टी में छेद कर दिया, पानी बह रहा है। टैंकी में पड़ा हुआ पानी एक जगह पे खोला, बहने लग। तो यहां पे अभी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, तो पार्टिकल्स रैंडमली दौड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस दे दूंगा, इसी कंडक्टर को जब मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दूंगा, तो क्या होगा? क्या इनके पास एक मकसद होगा? इनके पास एक मकसद होगा। मैंने जैसे ही इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अभी भी आप ऐसा कह सकते हैं कि सर्किट तो था ही, बट हमने स्विच क्या कर रखा था? ऑफ कर रखा था।
अब जैसे ही मैंने स्विच क्या किया ऑन, तो क्या यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? ये वाला अगर मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है मान लो, तो ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे हो गया? 20, और ये वाला कितने पे हो गया? 0 पे। इन दोनों के एंड में कितने का डिफरेंस क्रिएट हो गया? 20 का। अब आप बताओ चार्ज पार्टिकल कहां जाते हैं? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर या हायर टू लोअर? आंसर है डिपेंड करता है कौन से चार्ज की बात हो रही है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां से कहां जाते हैं? कहां से कहां जाते हैं? नेगेटिव चार्ज जाते हैं लोअर से, और पॉजिटिव चार्ज जाते हैं हायर से। अभी के लिए मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्या ही हैं, तो ये कहां से कहां जाएंगे? लोअर से। आसान भाषा में कहें तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना। अब क्या इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जाने का एक मकसद मिल गया? अब सबको मकसद मिल गया, यानी अब कोई किसी की वेलोसिटी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। और अब जो एवरेज वेलोसिटी है, अब जो एवरेज वेलोसिटी है जिसको मैं VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह रहा हूं, अब वो जीरो नहीं होगी। और अब करंट भी जीरो नहीं होगा। पहले करंट भी क्या था? पहले करंट भी जीरो था, लेकिन अब करंट जीरो नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ तो करंट होगा, आए कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करेंगे आप? अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन याद है मोशन की? क्या होती है? नहीं, थर्ड मत लगाओ, फर्स्ट लगाओ, सॉरी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या होती है? v इज इक्वल्स टू, v मेरे पास है फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u मेरे पास क्या था? जीरो, a मेरे पास एक्सेलरेशन है, और t मेरे पास टाउ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बोलो तो यहां से मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है a टाउ। क्या आ जाती है? अब यहां से हम इसको फर्स्ट मान के a निकालेंगे, a निकालेंगे, a निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। अरे होता है क्या? कैसे पता लगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्योंकि हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे E लगा दो, और क्या माइनस भी लगाऊं? बेटा Q की जगह E। अरे यार, MA तो MA ही है, E की जगह E है। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस E होता है। अरे बोलो, यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया? माइनस E बाय M। क्या आ गया? माइनस E बाय M। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। कौन सी इक्वेशन मान ली इसको? सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर दो। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है माइनस ई टाउ बाय एम। क्या आ गया है? माइनस ई टाउ बाय एम। क्या आ गया है? माइनस ई टाउ बाय एम। आप कह सकते हो इस चैप्टर की पहली डेरिवेशन है ये। अभी तक तो सब 10th वाली थी ना। क्या आ गया है? माइनस ई टाउ बाय एम, वेयर माइनस ई मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, टाउ इज एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो। बोलो, तो हमने किसके बीच में रिलेशन, एक तो हमने ये सीख लिया कि इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज भाग रहे होते हैं लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, और प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में उनको एक मकसद मिल जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का, जिसकी वजह से क्या होता है? करंट बनता है। उस करंट से पहले हमने क्या, अभी हम करंट भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या निकाल दी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? माइनस ई टाउ बाय एम। क्या आया? माइनस ई टाउ बाय एम। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ कर दो। पर बेटा अगर इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन आ गया फिर? अभी तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहे हैं ना, क्या पता क्वेश्चन में क्या आ जाए? प्रोटॉन। क्या पता क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल आ जाए, उसकी वैल्यू अलग होगी। आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशो पता है तो डाल दो ना, जो कि हमने 11th में पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, आओ चलो अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। ये समझ आ गया?
बोलो। अब हम एक और डेरिवेशन पे चल रहे हैं आज, और वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हम किसके बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। होशियार बच्चों से सवाल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जब रिलेशन निकाल देंगे तो निकालने के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे या इनवर्सली आएंगे? थोड़ी अकल लगा लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, आपके हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी? कॉमन सेंस वाला सवाल है। कितने बच्चे कह रहे हैं इनवर्सली आएगी? कितने बच्चे कह रहे हैं डायरेक्टली आएगी? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की गति, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की स्पीड, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की वेलोसिटी। अगर वो बढ़ेगी तो क्या करंट नहीं बढ़ेगा? क्या कम समय में ज्यादा चार्ज नहीं पास होंगे? तो ये कॉमन सेंस कह रहे हैं कि दोनों को क्या आना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आओ बाकी डिराइव कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ। ठीक है, क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेट कर लेते हैं, एक कंडक्टर लेट कर लेते हैं और इस कंडक्टर की लंबाई ले लेते हैं L। क्या ले लेते हैं? लंबाई क्या ले लेते हैं? L। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं A। और लेट कर लेते हैं N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम को कैपिटल V से। चलो अब देखो भाई, अब यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्या टोटल इलेक्ट्रॉन्स N इंटू में वॉल्यूम होंगे? अरे भाई N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? N इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है? AL। वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने आ गए? NaL। अच्छा, टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज हुआ जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू में माइनस ही। अरे हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस ही। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास? NaL। तो क्या NaL इंटू में माइनस ही कर दूं? तो टोटल चार्ज कितना आ गया? माइनस ENaL। ये टोटल चार्ज आया है मेरे पास। अभी चार्ज आ गया तो करंट आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय T होता है। अरे बोलो। ठीक है, Q कितना है बोलो? माइनस ENaL बाय T बोलो। T। चलो ठीक है, T। अरे ठीक है, अब बताओ I इज इक्वल टू माइनस ENaL। L क्या है? L क्या है? लंबाई जो उसको तय करनी है बोलो। और T क्या है? कितना टाइम लगा? तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया? और अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ऐसी वैसी वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना। क्या आ गया फॉर्मूला? माइनस ENaVd माइनस यहां पे E क्या है? चार्ज का इलेक्ट्रॉन जो कि एक कांस्टेंट होता है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होते हैं। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि कांस्टेंट मान रहे हैं, ठोक पीट नहीं रहे हैं, वायर कांस्टेंट एरिया की। VD क्या है? तो क्या सब कांस्टेंट है तो I इज प्रोपोर्शनल टू VD हो गया। और ये बात शुरू में हुई थी, होना भी चाहिए कि जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब ये माइनस साइन क्या दर्शा रहा है? ये माइनस साइन दर्शा रहा है कि जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? वेलोसिटी, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और बचपन से ये तो रट्टे मार रहे हैं, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? करंट
ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा। अभी तक हमने ओम्स लॉ डिराइव नहीं किया है, हमने दो रिलेशन निकाल लिया आज। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ई टाउ बाय एम, क्या है माइनस ई टाउ बाय एम। और करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन आया है माइनस ई एन ए, माइनस ई एन ए। सही है क्या? अब चल रहे हैं किसके तरफ, ओम्स लॉ की तरफ। अच्छा, हम ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे और ओम्स लॉ को डिराइव करने के साथ साथ हम एक्चुअली एक तीर से कितने निशाने मारने वाले हैं बेटा, 3। कितने मारने वाले हैं? 3। बताऊंगा 3 निशाने कौन से, लेकिन पहला तो पता ही होगा ओम्स लॉ डिराइव करना है। क्या करना है? आगे भाई देखो, अगर एग्जाम में ओम्स लॉ की डेरिवेशन 2 नंबर की आई तो यहां से शुरू करोगे, जहां से कर रहा हूं। 3 की आई तो ये फॉर्मूला भी डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। बाकी उम्मीद नहीं है इस साल डेरिवेशन आएंगी भी, बिकॉज इस साल के पेपर में एक डेरिवेशन थी, क्या पता आगे वाले ने हटाई दे। हैं सबके अलग, किसी की व्हीटस्टोन की आई थी, किसी के टॉर्क की आई थी, किसी एक सेट में रे ऑप्टिक्स का मैग्निफिकेशन आया था। हर एक सेट में अलग अलग डेरिवेशन थी, लेकिन एक सब में आई थी। हाँ, कुछ और रीजन्स में 4-4, 5-5 डेरिवेशन भी थी। मैं अभी दिल्ली रीजन और कुछ रीजन्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, बट अगर आई 3 नंबर की तो ये भी करना होगा। 2 नंबर की यहां शुरू करेंगे। आओ, क्या ये कहना ठीक कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई एन ए वी डी होता है क्या? I किसके बराबर होता है? माइनस अब देखो प्लानिंग क्या है, मुझे ओम्स लॉ प्रूफ करना है, और ओम्स लॉ प्रूफ करना है तो मुझे यहां पे पोटेंशियल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? पोटेंशियल। वो कैसे आएगा? माइनस ई एन ए, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको किसमें कन्वर्ट किया जा सके, पोटेंशियल में। लेकिन क्या मैंने आज ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला है, माइनस ई टाउ बाय एम। अब इनमें से ऐसी कोई चीज है इसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लानिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसको सॉल्व करते हो। माइनस से माइनस ई स्क्वायर आ गया, एन आ गया, ए आ गया, टाउ आ गया, बाय एम आ गया। कौन बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं V बाय L लिख सकता हूं? सेकंड चैप्टर। सब उधर ले जाओ सिवाय V के। V को इधर छोड़ो, बाकी सब ले जाओ उधर। कौन कौन? M L E स्क्वायर N टाउ A, और इधर कौन है? I। अब जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्या ये सब कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आओ बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले ओम्स लॉ ने क्या बोला था? अगर आपको मेरा लॉ पढ़ना है राणा जी, अगर आपको मेरा लॉ पढ़ना है तो क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? डायमेंशंस, टेम्परेचर, याद है, और मटेरियल। तो ध्यान रखना वो तो सब कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, डायमेंशंस कांस्टेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल नहीं बदला है। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है एम कांस्टेंट है? एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर, जो ओम जी ने कांस्टेंट रखने के लिए बोला था। बोलो। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया तो अब फिक्स है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी टकराएगा, कम करोगे तो लेट टकराएगा, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। बचा कौन? ए। एरिया भी क्या रखा है? तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस, अगर टेम्परेचर और डायमेंशंस कांस्टेंट हैं तो एम एल अपॉन में ई स्क्वायर एन ए टाउ एक क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बोलो मरो। और अगर ऐसा है तो V इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स I आ गया, और इसका मतलब है V इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा खुश होने वाला दिन है, आज हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सबसे बड़े फॉर्मूले को प्रूव किया है। और वो कौन सा फॉर्मूला है? ओम्स लॉ। हमने प्रूव कर दिया कि V I के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अगर 2 नंबर की आई डेरिवेशन तो यहां से शुरू करेंगे, 3 की आई तो पहले ये भी करना पड़ेगा। पर अभी तो हमने एक तीर से कितने निशाने को मारा है?
एक को, अभी तो 2 बचे, पहले 2 निशाने और मार लेते हैं। पहले मार ले या चलो उससे पहले पूछना, पूछ लो। चलो पहले 2 मार ले निशाने, पूछ लो। ये सर इसकी वैल्यू फिर आर है, आर की वैल्यू। हाँ देखा, अब आगे आ ही जाता, इसलिए कह रहा था पहले 2 निशाने और मार लेते हैं। चलो ठीक है बेटा, अरे बोलो मरो। यस सर। अच्छा अब देखो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया ओम्स लॉ प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो? तो ऑब्वियस सी बात है ओम्स लॉ यहां प्रूफ हो गया, आपको बस घर जाना है इसके बाद। बोलो बेटा, लेकिन अभी हम एग्जाम के रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे। क्या हमें इस पूरी डेरिवेशन से और रहस्य मिले कुछ? हाँ आओ देखो कैसे। क्या ये कहना ठीक है कि हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू आर आई है? बोलो मरो यार। यस सर। तो इस इक्वेशन को मान लो आप b इक्वेशन, और इसको क्या माना हुआ है? a। तो ऑन कंपेयरिंग a एंड b, ऑन कंपेयरिंग a एंड क्या b, a और b को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या ये v इज इक्वल टू ठा आई है, और यहां पे v इज इक्वल टू आर आई है। तो क्या r बराबर हो गया एम एल अपॉन में ई स्क्वायर एन टाउ a हो गया? यस सर। अरे बोलो। यस सर। सर ये क्या, ये कौन सा निशान है? अभी नहीं है निशाना, निशाना तो अभी आगे आएगा। देखो क्या मैं ऐसे लिख दूं, m अपॉन में ई स्क्वायर एन टाउ, और यहां पे l बाय a। फील आ रही है? आ रही है फील? क्या फील आ रही है? कि हाँ ऐसी फीलें आती हैं, तभी तो ऐसे रह गए तुम लोग, फीलिंग्स ही नहीं अंदर। अबे फील आई क्या? नहीं आई। देखो लाशें हैं। अबे r इज इक्वल टू रो एल बाय ए की फीलिंग आई क्या? यस सर। हमने आज से पहले सिर्फ लिखा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिर्फ लिखा है। और एरिया के क्या होता है? आज हमने प्रूव कर दिया बाबू कि r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यानी हमने आज प्रूव कर दिया कि r लेंथ के क्या है, ए के क्या है। ये दूसरा निशाना मारा है हमने, बढ़िया। अब तीसरा निशाना मारते हैं। ऑल्सो क्या अगर r रो एल बाय ए है और r ये एल बाय ए है, तो क्या रो बराबर आ गया किसके, m अपॉन में ई स्क्वायर, यानी हमने यहां से रो का एक फॉर्मूला निकाल दिया आज। अच्छा रो किस किस पर डिपेंड करता था? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल से क्या डिपेंड करता है? एन। नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करोगे तो एन चेंज होगा, एन चेंज होगा तो रो चेंज होगा। अच्छा क्या टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर से टाउ चेंज होगा? टेम्परेचर टाउ चेंज होगा तो कौन चेंज होगा? यानी कि रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। यह है एक तीर से कौन सा निशाना? तीसरा निशाना। बोलो मरो बेटा। तो एक तीर से हमने कितने निशाने मार दिए आज? 3 निशाने। पहला निशाना v इज प्रोपोर्शनल टू I कर दिया। दूसरा निशाना r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, या r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l और इनवर्सली टू a, ये प्रूफ कर दिया। और रेजिस्टिविटी का भी एक नया फॉर्मूला निकाल दिया, जिससे यह भी साबित हो गया कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल इस पर डिपेंड करती है। डन? किसी का कोई सवाल? आगे बढ़ेंगे नहीं तो। कोई सवाल किसी का? पक्का? पक्का? डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। आज ओम्स लॉ, उसकी डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट, आज काफी सारी डेरिवेशंस करी हैं। अब आज हम चाह रहे हैं इस चैप्टर की अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक पढ़ने, जिसको बोलते हैं किरचॉफ लॉस। क्या बोलते हैं? आपके पास सबके पास विनर सीरीज है, आप सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है, आप सब इतने होशियार हो कि आप ये खुद से देख सकते हो कि लास्ट 20 साल में फिजिक्स में इस चैप्टर से किसके ऊपर न्यूमेरिकल आए हैं। 20 में से 18 साल पे किस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको? किरचॉफ लॉ। आप समझदार हो, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। इस साल भी आया था, हर साल आता है। आज और अगली पूरी क्लास किस पे जाएगी? अगली पूरी क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। लेकिन आप समझते हैं पहले कौन से लॉ? किरचॉफ्स
लॉ। दो हैं भैया, दो लॉ हैं। पहला है किरचॉफ जी का फर्स्ट लॉ और दूसरा है, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले वाले को बोलते हैं जंक्शन लॉ और साथ ही साथ इसे क्या भी कहा जाता है, किरचॉफ जी का फर्स्ट लॉ। ये लॉ कहता है कि इसको दो तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहली डेफिनेशन, नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना करंट जाएगा। इसकी एक और परिभाषा भी है जो मुझे पसंद नहीं है बट किताबों में मिल जाती है, तो मैं आपको बता दूं। नेट करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये बकवास डेफिनेशन, ऊपर वाले मजेदार है। ये कह रही है जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना करंट जंक्शन से जाएगा। जंक्शन क्या होता है, जहां दो या दो से ज्यादा वायर्स मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जंक्शन। अब मान लो एक जंक्शन है, ये वायर आई, ये वायर आई, ये वायर आई और यहां से ये वायर दो बाहर निकली। यहां पे 5 एम्पीयर, ऐसा करते हैं पहले I1 ऐसे लेते हैं। यहां से I1 करंट आया, यहां से I2 आया और यहां से I3 आया। निकला कौन सा, I4 और I5। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा नेट करंट लीविंग द जंक्शन यानी I4 और I5। क्या ये कॉमन सेंस बेस्ड लॉ है? क्यों भैया, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है? अब अगर कितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है, ये तो कॉमन सेंस है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि जंक्शन में चार्ज रुक जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कोई लीक हो रहा है, कोई लीकेज है। तो जितना करंट आ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे एक सेकेंड में, उतनों को जाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको यहां पे फीलिंग आ रही होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। पाइप में जितना पानी आता है उतना बाहर भी जाता है, इररिस्पेक्टिव छेद छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी और बड़ा है तो पानी की स्पीड धीरे हो जाएगी, लेकिन जितना पानी एक सेकंड में आ रहा है उतना जाएगा भी। ऐसे ये भी है। बोलो मारो बेटा, कौन सा लॉ है ये? जंक्शन लॉ है। कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है ये? जंक्शन लॉ। ठीक है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, एक्स किलो निकालो जल्दी से। अबे पेज निकालो, रफ जल्दी से निकालो एक्स। क्या आप आंसर देना चाह रहे? नहीं नहीं नहीं, सबको करने दो ना। नेट करंट एंटरिंग इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग। कितना है? नेट करंट एंटरिंग, एंटर कौन कर रहा है? 5 एम्पियर और 5, 6 कहां कर रहा है? 6 तो बाहर जा रहा है बाबू। ये एक तो ये 5 कर रहा है, एक ये 5 कर रहा है, एक ये 7 कर रहा है और एक ये 10 कर रहा है। नेट करंट लीविंग, एक 6 जो है ये लीव कर रहा है और x जो है वो लीव कर रहा है। 20 27 हो गया ये 6 प्लस x हो गया। x की वैल्यू 21 एम्पियर आ गई। एक आध नंबर का एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए। लेकिन
अगर जंक्शन, अच्छा मेन सवाल लूप लॉ से आएंगे जो अगला है, लेकिन लूप लॉ नहीं पढ़ पाओगे अगर क्या नहीं आता जंक्शन। चलो ठीक है, ये समझ गया। नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल नेट करंट लिविंग द जंक्शन। और यहां पे ये भी लिखा हुआ है, ऐसे भी समझ लो कि जंक्शन पे कभी कोई करंट रुकता नहीं है, विच मीन्स नेट करंट एट द जंक्शन इज 0। ऊपर वाली परिभाषा ज्यादा बेहतर है समझने के लिए। अब आप मुझे कोई ये बता सकता है कि जो जंक्शन लॉ है ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पे? किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये भी एक सवाल आता है, तो यहां पे भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक सवाल आता है कि जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम अभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, विच मीन जितना चार्ज आ रहा है उसको जाना ही होगा। तो जंक्शन लॉ, किरचॉफ जी का जंक्शन लॉ एक्चुअली बेस्ड है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। सेकंड आता है कौन सा लॉ बेटा? लूप लॉ। ये है भाई साहब मजेदार चीज, ध्यान सारा इधर रहना चाहिए वरना बर्बाद हो जाएंगे आपकी 3 क्लासेस और आगे आने वाले चैप्टर। लूप लॉ, कौन सा लॉ? या किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ कहता है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप is always equals to net potential gain in a closed circuit। एक सर्किट में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन कौन करता है? सेल, बैटरी, ये गेन करते हैं। और ड्रॉप कौन करते हैं? डिवाइसेस, पंखा, एसी, कूलर, यानी कि रेजिस्टर्स। गेन कहां होता है? बैटरी, सेल। ड्रॉप कहां होता है? रेजिस्टर्स। गेन कहां होता है? ड्रॉप कहां होता है? रेजिस्टर पे पोटेंशियल को गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, वहीं पे सेल और बैटरी उठाते हैं, गेन कराते हैं। तो एक पूरे सर्किट में जितना पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप, उतना ही पोटेंशियल गेन होगा। आओ अब इसको समझते हैं। आज का पूरा बचा हुआ टाइम समझने में जाएगा इसको। साइन कन्वेंशन समझने होंगे। क्या समझने होंगे? यहां पे ना मैं साइन कन्वेंशन भी आपको समझाऊंगा, आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि जब तक यूज नहीं करेंगे साइन कन्वेंशन आपको लगेगा आपको रट्टे मारने। साइन कन्वेंशन पहले बात करता है साइन कन्वेंशन गेन में। गेन में अगर मेरे पास ये एक सर्किट में लगा हुआ सेल या बैटरी है और मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो गेन यानी कि जो ईएमएफ आएगा, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल को ईएमएफ बोलते हैं, जो ईएमएफ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा। आपके मन में एक साथ बहुत सारे सवाल उठे होंगे। सबसे पहला सवाल तो शायद ये उठना चाहिए, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ में आएगा जब हम इसको सर्किट में यूज करेंगे। आप एक सर्किट में क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी, मैं बताऊंगा। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ईएमएफ क्या लेना है? लेकिन अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो ईएमएफ क्या लेना है? ये आप समझ जाओगे ना जब क्वेश्चंस करेंगे। बोलो। लेकिन ड्रॉप होगा, अगर ड्रॉप इन पोटेंशियल, तो यहां पे एक रजिस्टर होगा जिसमें ना करंट दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? करंट। अगर मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं
तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है जो कि क्या होता है आई आर, वी इज इक्वल टू क्या, वो आपको पॉजिटिव लेना है। कब? जब मैं किसके डायरेक्शन में जा रहा हूं। और अगर मैं करंट जहां जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऑपोजिट, तो मुझे माइनस आई आर लेना होगा। मैं जा रहा हूं मतलब वो हम देखेंगे, या आपकी चॉइस होगी कि आप ऐसे जाओ या ऐसे। लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन में गए प्लस आई आर, करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट गए तो माइनस आई आर। और ये लॉ क्या कह रहा है? नेट पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप मतलब आई आर, अरे बोलो, नेट मतलब समेशन, ये हमेशा बराबर होगा नेट पोटेंशियल गेन, गेन कौन, ईएमएफ, उसका क्या, समेशन। जितना ड्रॉप हो रहा है उतना क्या भी होगा। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, दोबारा पढ़ा रहा हूं साइन कन्वेंशन, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन नहीं रूल कैसे लगाना उस पे आऊंगा, क्वेश्चन तो एक क्लास में। अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, ड्रॉप की, अभी ड्रॉप की करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस आई आर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो गेन की बात करूं, गेन की, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में पॉजिटिव लेना है मुझे, और पॉजिटिव से नेगेटिव में ये चार चीजें ना दिमाग में खींच लो, फिर मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, खींच लो। खिंच गई फोटो भाई? सेट हो गया मामला? चलो आओ, हम आज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम आज किरचॉफ जी के लूप लॉ को लगाना सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन सब जो मैंने लिखा है ये गिवन है, और हमें आज कोई न्यूमेरिकल पे नहीं, हम आज इक्वेशन लगाने पे बस बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मतलब इस डायग्राम को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि जो R1 है उसके अक्रॉस कितना करंट है, I1, I2 या I3 या कुछ और? मुझे पता ही था यही होगा। आओ बच्चा इधर देखो, क्या ये एक ही वायर है? क्या ये एक ही वायर है? क्या यहां से यहां एक ही वायर है? अब तो एक ही वायर तो करंट एक नहीं होगा क्या? तो अगर ये क्या है तो इसके अक्रॉस भी क्या है, इसके अक्रॉस भी क्या है, इसके अक्रॉस भी क्या है, फिर ठीक है। अब बताओ R5 के अक्रॉस करंट कितना है? अब जो नहीं बताएगा उसकी नाभि भी घुसंड। सोच लिया? कितनों का आंसर? I1, R5 के अक्रॉस पूछा ना? टी शर्ट ऊपर करो सर, तुम इतने अच्छे से समझाया, चिल्ला चिल्ला गला फाड़ के, फिर भी I1 कह रहे हो, गंदे। कितनों का आंसर? I2। क्या कर रहे हो यार? क्या ये एक ही वायर है? क्या ये एक ही वायर है? क्या इसमें करंट I2 जा रहा है? तो क्या इन सब में से I2 जाएगा? I2 जाएगा? अभी मना कर रहे अरे यार क्यों I2 क्यों नहीं जाएगा बाबू? अरे यार ये करंट क्या है? I2 है, तो यहां से भी क्या आया होगा? I2, यही तभी तो I2 क्या होगा, और यहां पे भी क्या होगा? I2। मना कर रहा है। I1 तो इस वाली वायर में है, अब क्या ये वायर डिवाइड हो गई? तो अब वो अलग अलग हो गया कुछ करंट।
ठीक है क्या? चलो अब लगाते हैं, पहले इस वाले में लगा रहे हैं। अच्छा ये I3 है तो यहां पे भी क्या होगा I3, यहां पे भी क्या होगा I3। बेटा जब तक वायर एक है, करंट एक है, पहले इस वाले में लगा रहे हैं, इस वाले में। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरी मर्जी है। मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। चले क्लॉकवाइज चले। पहले इस वाले की बात कर रहा हूं, बीच में कौन आ गया इक्वल, इधर लिखेंगे ड्रॉप, उधर लिखेंगे गेन। बोलो मरो। साइन कन्वेंशन के साथ कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से। देखो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, करंट के डायरेक्शन में गया, उसके ऑपोजिट गया, करंट के डायरेक्शन में गया। करंट के डायरेक्शन में जाने पे पॉजिटिव लेते हैं, तो I3 R3 IR IR इधर गया, इधर गया। क्या मैं रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं या उसके ऑपोजिट जा रहा हूं? करंट के डायरेक्शन में। क्या जाएंगे I3 R2 I3 R2, ऐसे गया, ऐसे गया। करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, उसके ऑपोजिट जा रहा हूं, डायरेक्शन में जा रहा हूं। क्या आ गया बोलो? I3 R1 आ गया। ये हो गए ड्रॉप। क्या हो गए? आओ गेन देखते हैं। गेन, इधर कोई गेन है? नहीं। गेन होता है सेल या बैटरी के क्रॉस। बोलो मरो। गेन नहीं, गेन गेन गेन। सर इधर ड्रॉप नहीं था क्या? नहीं ड्रॉप था ही नहीं, इधर कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ। बोलो मरो। गेन है क्या? गेन है क्या? हाँ हाँ हाँ। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ तो यहां पे क्या ले लिया? E1। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है क्या? चलो अब उसमें चलते हैं, उसमें चलते हैं। इसमें चलते हैं कैसे? इसमें क्लॉकवाइज आए एंटी क्लॉकवाइज आए, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्यों ना ऐसे डायरेक्शन में जाए जहां पे कम से कम एंगल्स, कम से कम नेगेटिव बन रहा हो। ठीक है? अगर मैं कह जाता हूं देखो क्लॉकवाइज कह जाता हूं तो सभी नेगेटिव हो जाएगा। तो क्यों जाना, क्यों नेगेटिविटी की तरफ जाना? क्यों ना कैसे जाएं? एंटी क्लॉकवाइज जाएं। कह जाएं? बोलो मरो। चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहां से शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन है ऑपोजिट है, डायरेक्शन है, तो I2 R5। क्या? I2 R5 करंट के डायरेक्शन में। यहां गए, यहां गए, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहां गए, है कुछ? है। क्या है? I2 है, I2 R4 करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं। बोलो यहां कुछ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है। बोलो मरो। दो ही तो ड्रॉप है। आओ गेन पे आते हैं, गेन पे आते हैं। यहां से गए नेगेटिव से कहां? पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहां गए, यहां गए, यहां गए, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बोलो बोलो। अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, इक्वेशन बनाना सीखा है बस। ठीक है, डन है। डायग्राम देख लो, कुछ सवाल पूछ रहा हूं बस आपसे, डायग्राम देख लो। देख लिया? देख लिया? बोलो मरो बेटा। शाबाश। R2 में कितना करंट होगा सोच लो। R2 में कितना करंट होगा सोच लो। कितने कह रहे हैं? I3। तुम पिटे, अब तुम्हारे गुस्सा न मारो मैं। कितने कह रहे हैं? I2।
कितने कह रहे हैं I1, I3 क्यों? I3 क्यों? आप समझ गए? वो तो मैं बताऊंगा ना, वो तो मैं बताऊंगा, ऑब्वियस बात है बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? बताया भी है गला फाड़ फाड़ के पीछे वाले क्वेश्चन में, फिर से बताऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे पहले बताओ I3 क्यों है? तो आपने कुछ भी बोल दिया, अच्छा ठीक है, चलो कोई, हम समझाते हैं कि देर लगी। ये देखो, क्या ये एक वायर है? 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 और जब वायर एक है तो वायर एक है तो अगर इसमें करंट क्या है तो पूरे में क्या होगा? ठीक है, R5 में करंट सोचना है। सोच लिया? कितनों का आंसर है? I3, I2, ठीक है? क्यों? क्या ये एक वायर है? क्या ये एक वायर है? क्या ये एक वायर है? और पूरी वायर में करंट कितना है? I2, तो सब में क्या होगा? I2 होगा, ठीक है क्या? अच्छा, अगर यहां पे एक और वायर हो जाती, एक और वायर हो जाती, तो अब ये I2 अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, ये अलग होता, बोलो? फिर तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती, बट अभी फिलहाल ऐसा है। आओ एक क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, इस वाले की मैं बनाता हूं, इस वाले क्या बनाना घर से, जब उसकी मैं बना दूं, उसकी बनाऊं ना? हाँ, चलो आओ ऐसे बनाते हैं। चलो ये भी आप मुझे बताओ, क्लॉकवाइज जाना चाहिए या? पहली बात तो ये I2 है, अगर ऐसे फ्लो कर रहा है I2, तो इधर कौन होगा? I2, इधर कौन होगा? I2, ऐसे तो होगा। अब बताओ क्लॉकवाइज जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए? क्यों? सब बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं। यहां से शुरू करते हैं, यहां से करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं क्या? I2 R4, सही है क्या? यहां बोलो, बहुत बढ़िया। यहां है कुछ? यहां है कुछ? क्या है बोलो? I2, यहां है कुछ? क्या है? अबे बोलो, I3 R3, और है कुछ? भैया ड्रॉप तो हो गए। आओ गेन की बात करते हैं। गेन कितने गेन है यहाँ पे? एक या दो? दो गेन है। आओ यहां से आते हैं, यहां से आते हैं, यहां से आते हैं, आ रहे हैं। कहां से कहां? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव लेते हैं। ये हमारे पास EMF 1 है, ये 2 है, ये तो माइनस E3 हो गया। क्यों माइनस क्यों हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कुछ है? ये रहा। कहां से कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं। E2 आ गया। आ जाओ आ जाओ। और है कुछ? और है कुछ? ये पहले इक्वेशन बना, सिंपल है। इनमें 6 वेरिएबल्स हैं, 5 दे रखे होंगे, छठा पूछ लेंगे। और क्या है? मैथ्स ही तो है। फिजिक्स तो यहां खत्म हो गई ना, इसके आगे तो मैथ्स है सारी। इसकी बना लोगे? पक्की बात है? घर से बनाना। अगली क्लास में न्यूमेरिकल, आपने न्यूमेरिकल नहीं करें, सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखा है। बोलो मरो। अब सुनो, यहां पे जैसे आपने मुझे बताया कि जो जंक्शन लॉ है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऐसे लूप लॉ बता सकते हो किस पे बेस्ड है? अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन क्या हो गया? पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब चार्ज तो क्या है? कंजर्व। तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि पोटेंशियल भी कंजर्व रहेगी? कि वर्क डन सेम है, एनर्जी सेम है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो कौन सा लॉ हो गया? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि लूप लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये बेस्ड है लॉ ऑफ। अगर 1% ऐसा है कि आपको आज ये लॉ समझ में नहीं आए, 1% है तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, फिर भी है तो जब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? क्वेश्चंस। तो पूरा 1 घंटा इसके ऊपर सवाल बनेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, क्या पता अगली क्लास भी देनी पड़ जाए। डन है? चलो कब? सैटरडे। हाँ।